गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हरियाली तीज की आपको सबको शुभकामनाएं। अपना चल रहा था सेकंड चैप्टर यानी कि हमारे आसपास के सूक्ष्म जीव। अब आपको बताया था कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। ठीक है, इनके लाभदायक कैसे होते हैं इसके बारे में मैंने पिछले जो लेक्चर दिया था उसके अंदर आपको पूरी डिटेल के साथ बताया था कि भाई शराब जो बनती है वो सूक्ष्म जीवों से बनती है। ठीक है, इसके अलावा प्रतिजैविक औषधियां भी बनती है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने में भी मदद करते हैं, पर्यावरण को शुद्ध करने में भी मदद करते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ और इनके उपयोगी गुणों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म जीवों का महत्व यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों का महत्व। इसमें हम आगे पढ़ रहे हैं प्रतिजैविक औषधियां बनाने में बच्चों आपने देखा होगा जब हम बीमार होते हैं और डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर अधिकांश बीमारियों में प्रतिजैविक दवाई जरूर लिखता है जिसको कहते हैं इंग्लिश में एंटीबायोटिक्स। ये प्रतिजैविक औषधियां या एंटीबायोटिक्स, एंटी मतलब विपरीत यानी कि दुश्मन, बायो मतलब सूक्ष्म जीवों का, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त ऐसी औषधियां जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती है, उनको नष्ट करती है, ऐसी औषधियों को कहा जाता है एंटीबायोटिक्स यानी कि प्रतिजैविक औषधियां। तो प्रतिजैविक औषधियां बनाने में कहीं ना कहीं किसका उपयोग किया जाता है? सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। यानी कि ये ऐसी औषधियां हैं जो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त की जाती है और सूक्ष्म जीवों को रोकने या नष्ट करने के काम में ली जाती है। जैसा मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन जो मोस्टली यूज होती है एंटीबायोटिक्स के रूप में, पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। तो वे एक संवर्धन प्रयोग कर रहे थे, तो एक तस्तरी थी उसमें सॉल्यूशन था जैसे मवाद जैसा, तो उसके ऊपर उसने देखा कि चमकीली हरे रंग का एक परत सी जमा हो गई थी फफूंद टाइप में, और वो उन सूक्ष्म जीवों को मार रही थी जो उसमें पैदा हो रहे थे। उस हरे रंग के चमकीले जो परत है या फफूंद है उसका नाम उन्होंने रखा पेनिसिलिन। तभी से इसका आविष्कार होने लगा किसका? प्रतिजैविक औषधियों का। यानी कि आज हम इनको कहां से प्राप्त करते हैं? सूक्ष्म जीवों से, और ये सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के काम में आती है। क्योंकि अधिकांश जो रोग होते हैं आप जानते हो, रोग कोई भी हो, रोग का रोगजनक जो होता है वो कोई ना कोई सूक्ष्म जीव होता है। तो इन सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को जब तक हम शरीर में नहीं रोकेंगे या उनको नष्ट नहीं करेंगे तब तक हम स्वस्थ नहीं हो सकते। तो स्वस्थ रहने के लिए या अपने शरीर को रोग रहित बनाने के लिए एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक औषधियों का उपयोग किया जाता है। ओके, तो प्रतिजैविक औषधियां क्या है? सूक्ष्म जीवों से प्राप्त वे औषधियां जो अन्य सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है या उनकी वृद्धि को रोकती है। क्योंकि
कहलाती है? प्रतिजैविक औषधियां। ठीक है, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त वे औषधियां जो अन्य सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है या उनकी वृद्धि को रोकती है, ऐसी को कहा जाता है एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक औषधि। कौन कौन सी ऐसी हैं? पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, और भी बहुत तरह की, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अमोक्सिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, बहुत तरह की प्रतिजैविक औषधियां उपयोग में ली जाती है, जिनका उपयोग रोगों के निदान में यानी कि शरीर में गए हुए सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो ये जो प्रतिजैविक औषधियां हैं ये भी किससे प्राप्त होती है? सूक्ष्म जीवों से। तो ये भी सूक्ष्म जीवों का एक महत्व है। ठीक है, नेक्स्ट भूमि की उर्वरता में वृद्धि। भूमि की उर्वरता में वृद्धि। देखिए बच्चों, पिछले चैप्टर जो था कृषि उत्पादन एवं प्रबंधन, उसमें भी आपको बताया गया था कि बहुत सारे सूक्ष्म जीव, केंचुए वगैरह जो होते हैं मृदा के अंदर, ये भूमि की उर्वरता शक्ति जो होती है, फर्टिलिटी पावर, उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, इसलिए इनको किसानों का मित्र भी कहा जाता है। तो मृदा में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो भूमि की उर्वरता में वृद्धि करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, पेड़ पौधे, मृत जीव जो होते हैं उनके अवशेषों को सड़ा गला करके किसमें मिलाते हैं? मृदा में। इससे मृदा को किसकी प्राप्ति होती है? पोषक तत्वों की, जिससे फसल उत्पादन अच्छा हो। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी करते हैं। वायुमंडलीय N2 का स्थिरीकरण करके पौधों को उपलब्ध कराते हैं। एक तो ये इनका कृषि महत्व हो गया। दूसरा भी कह सकते हो, मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव पोषक तत्वों का निर्माण करते हैं। इस तरह से दो प्रकार से उपयोगी है। दोनों पॉइंट्स को ध्यान से पढ़िए, समझिए। एक तो क्या होता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करें, क्योंकि वायुमंडल जो नाइट्रोजन होती है उसको सीधे ही पौधे ग्रहण नहीं कर पाते। तो उसको प्राप्त करने के लिए पौधे जो होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जिसमें आता है राइजोबियम। ये जो राइजोबियम होता है ये वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल करके किसको उपलब्ध करवाते हैं? पौधे को। ठीक है, तो एक तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, दूसरा मृदा में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो पोषक तत्वों का क्या करते हैं? निर्माण। ये पोषक तत्व फिर कौन प्राप्त करता है? जो फसल के पौधे होते हैं वो प्राप्त करते हैं और उससे ये वृद्धि करते हैं। तो अगर ये नहीं होंगे तो भूमि क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी, उसमें कोई भी उत्पादन नहीं होगा।
फसल उत्पादन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला इनका महत्व है पर्यावरण को शुद्ध करने में। पर्यावरण को शुद्ध करने में देखिए, हम ये देखते हैं कि भाई पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं हवा से टूट करके गिरती रहती है, बहुत सारे जीव जंतु आप मरते रहते हैं। ठीक है, अब अगर इनका अपघटन नहीं होगा तो पर्यावरण के अंदर इतनी गंदगी, इतनी सड़ांध फैल जाएगी कि जीना दूभर हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि पेड़ पौधों के या जंतुओं के जो मृत अवशेष है ये किस तरह से धरती से हटते हैं, किस तरह से इनका निराकरण होता है। इसके लिए मृदा के अंदर अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, मृत पादप अवशेष और मृत जंतु अवशेष का अपघटन करके उसको मृदा में मिला देते हैं। ठीक है, इससे पर्यावरण के अंदर स्वच्छता बनी रहती है। ठीक है, तो एक तरह से ये पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए भी उपयोग में लिए चल रहे हैं। तो किस तरह से शुद्ध करते हैं, सूक्ष्म जीव, मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव, मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव मृत पादपों एवं जंतु अवशेषों का अपघटन करके, अपघटन का मतलब होता है जटिल अणुओं को सरलतम अणुओं में तोड़ना, क्या कहलाता है, अपघटन। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पेन है, मार्कर है, अब इसके आपने टुकड़े कर दिए छोटे छोटे से पीस, तो ये भी अपघटन होगा। किसी टुकड़े के और छोटे छोटे टुकड़े कर दिए तो ये भी अपघटन होगा। तो मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो मृत पादप और जंतु अवशेषों का अपघटन करके मृदा में मिलाते हैं। इससे दो लाभ है। कितने लाभ है, दो लाभ। पता है कौन कौन सा, नंबर 1, नंबर 2। पहला लाभ तो ये होगा कि मृदा में पोषक तत्वों की क्या होती है, वृद्धि। मृदा में पोषकों की वृद्धि होती है। और दूसरा, पर्यावरण में क्या बनी रहती है, शुद्धता, स्वच्छता बनी रहती है। तो इस तरह से सूक्ष्म जीवों का पर्यावरणीय महत्व भी है। इस चीज को आप पढ़ेंगे, आपको 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा कि मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव, पादप और जंतु अवशिष्ट, जो अवशेष होते हैं, अपशिष्ट होते हैं, जो गिरते रहते हैं जमीन पर, उनका अपघटन करके मृदा में मिलाते हैं। इससे मृदा को भी लाभ होता है और पर्यावरण में स्वच्छता बनी रहती है। मृदा में तो पोषक तत्वों की वृद्धि होती है जो फसल उत्पादन, पेड़ों के उत्पादन में वृद्धि करेगी। और दूसरा, पर्यावरण के अंदर जो एक दुर्गंध फैलती है, गंदगी फैलती है, एक तरह से प्रदूषण फैलता है, उस पर नियंत्रण हो पाता है। तो ये पर्यावरणीय महत्व है। ठीक है, लास्ट टीका या वैक्सीन।
टीका या वैक्सीन। देखिए बच्चों, आपने समय समय पर, आप जब छोटे थे तो आपने समय समय पर पोलियो की खुराक पी होगी, 2 बूंद जिंदगी, ऐसा कहकर। इसके अलावा छोटे बच्चों को आपने देखा एक निश्चित समय अंतराल पर कुछ टीके लगते हैं। कभी आपने सोचा है कि ये टीके या वैक्सीन क्यों दी जाती है बच्चों को? टीके या वैक्सीन का मतलब होता है एक तरह से रोगाणुओं को नष्ट करने की एक क्षमता दी जा रही है। एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे शरीर में जब रोगाणु प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर का एक इम्यूनिटी पावर होता है, प्रतिरक्षा तंत्र, वो उन रोगाणुओं को नष्ट करने का प्रयास करता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो फेल हो जाता है उन रोगाणु को नष्ट करने में और हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक समाधान ढूंढा कि किसी भी रोग की वैक्सीन या टीका बना करके शरीर के अंदर प्रविष्ट करवा दिया जाता है। इसका सिद्धांत ये है कि जैसे मान लीजिए टीबी का टीका होता है, कौन सा, बीसीजी। टीबी का टीका कौन सा होता है, बीसीजी। तो जब बच्चा पैदा होता है उसके 24 घंटे के अंदर अंदर उसको बीसीजी का टीका लगाते हैं। तो बीसीजी का टीका लगाने का तात्पर्य ये हुआ कि टीबी के मृत या निष्क्रिय रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करवाया जाता है। वो शरीर में कोई हानि तो पहुंचाएंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, मृत या निष्क्रिय है। अब जब उनको इंजेक्ट किया जाएगा, शरीर के अंदर इंजेक्शन से डाला जाएगा, तो हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र क्या करेगा, उनको नष्ट करने का प्रयास करेगा। ठीक है, नष्ट करने के लिए वो एक प्रतिरक्षी बनाता है, एंटीबॉडी जिसको कहते हैं। ये एंटीबॉडी उस जो मृत रोगाणु प्रवेश करवाए जाते हैं जानबूझ करके, उनके ऊपर आक्रमण करके उनको नष्ट कर देता है। अब वो मरे हुए तो पहले ही थे, लेकिन वो प्रतिरक्षी अब शरीर के अंदर स्थायी रूप से बन गया है। अब भविष्य में यदि कभी भी टीबी का कोई रोगाणु शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो वो प्रतिरक्षी उस रोगाणु को देखते ही नष्ट कर देगा। अर्थात वो जो बच्चा है भविष्य में कभी भी टीबी के रोग से ग्रसित नहीं होता। ये टीके या वैक्सीन का क्या है, सिद्धांत है, थ्योरी। तो टीके या वैक्सीन में क्या होता है, शरीर में किसी रोग विशेष के मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को प्रविष्ट करवाया जाता है। शरीर में किसी रोग विशेष के मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को प्रविष्ट करवाया जाता है, जिससे शरीर में प्रतिरक्षी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एंटीबॉडी का निर्माण होता है। ये एंटीबॉडी जीवन भर उस व्यक्ति के शरीर में रहेगा और जब भी उस रोग विशेष के रोगाणु किसी कारणवश शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो उनको देखते ही नष्ट कर देते हैं। इस तरह से टीका या वैक्सीन का सिद्धांत होता है और इसीलिए लगवाए जाते हैं। जैसे वर्तमान में आप आए दिन अखबारों में पढ़ते हो कि आज जो महामारी फैली हुई है कोरोना, तो कोरोना की वैक्सीन सब चाह रहे हैं भाई जल्दी से जल्दी मार्केट में आ जाए, हम पहले उसको लगवा लें ताकि कोरोना हो ही नहीं। तो सबका ये सिस्टम होता है, सबका ये सिद्धांत होता है कि टीका या वैक्सीन लगाने से वो रोग फिर नहीं होता। तो ये थे सूक्ष्म जीवों के महत्व, जिनको एक एक करके पूरी डिटेल के साथ मैंने समझाया। सूक्ष्म जीवों के लाभ यहीं पर समाप्त होते हैं। अगला जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम सूक्ष्म जीवों की हानियां देखेंगे कि उनसे नुकसान क्या हो रहा है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।